अब देखो, हमेशा एक बेस्ट आंसर और एक जो है एवरेज स्टूडेंट में क्या डिफरेंस है कि जो बेस्ट आंसर लिखता है ना बच्चा, वो अप्लाइड एस्पेक्ट जरूर लिखेगा हर टॉपिक में अगर होता है तो, ठीक है। तो इसीलिए मैं टच करना चाहूंगी अप्लाइड एस्पेक्ट जो बेस्ट स्टूडेंट है उनके लिए। तो एक तो देखो कुछ हमारे टॉक्सिन्स हैं जो ब्लॉक कर सकते हैं, जो स्नेयर कॉम्प्लेक्स है उसमें से किसी प्रोटीन को ब्लॉक कर सकते हैं। इसीलिए होगा क्या कि फ्यूजन ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल और रिलीज नहीं हो पाएगा, है ना। तो जैसे टेटनस है उसमें सिनेप्टोब्रेविन ब्लॉक होगा, बोटुलिनम जो है सिनेप्टोब्रेविन, इसमें भी कई टाइप हैं जिसमें डिफरेंट स्नेयर प्रोटीन के प्रोटीन्स जो हैं वो टारगेट किए जाते हैं, जिसकी वजह से वेसिकल रिलीज ही नहीं हो पाता। समझ में आया? तो न्यूरोट्रांसमिशन ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। एक लैम्बर्ट-ईटन सिंड्रोम होती है जिसमें कैल्शियम चैनल ही डैमेज हो जाएंगे, तो एक्सोसाइटोसिस अपने आप ही बंद हो जाएगा, ना वेसिकल रिलीज होगी और ना ही एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। एंड मोस्ट इंपोर्टेंट जो कि क्लिनिकली भी पूछ लिया जाता है, माइस्थेनिया ग्रेविस। माइस्थेनिया ग्रेविस मतलब ये हमारा प्री साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये पोस्ट साइनेप्टिक टर्मिनल है, ये एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर ही डैमेज हो गए। कैसे हुए? ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एंटीबॉडी बन जाएंगे इनके खिलाफ, तो ब्लॉक कर देंगे रिसेप्टर्स को और मसल वीकनेस हो जाएगी। इसमें अगर क्वेश्चन आता है तो आपको पता होना चाहिए कि साइन सिम्टम क्या है ना। ये क्लिनिकली भी पूछ लिया जाता है, क्लिनिकल क्वेश्चन सिनेरियो देके। तो एक्स्ट्राओकुलर मसल वीकनेस होती है, जैसे डिप्लोपिया हो जाएगा, ठीक है, आईलिड ड्रूप हो जाएगी, प्टोसिस हो जाएगा, मसल वीकनेस हो जाएगी फेशियल मसल्स की, डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग, जॉ फटीक हो जाएगी, स्लर्ड स्पीच हो जाएगा, ठीक है। तो ये सिम्टम मिलते हैं जो है हमारे माइस्थेनिया में। ट्रीटमेंट क्या है? हम नियोस्टिगमिन दे सकते हैं, मतलब हम एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज को इनहिबिट कर सकते हैं। अगर हाइड्रोलाइज करने वाला एंजाइम नहीं होगा, इसका मतलब एसिटाइलकोलिन क्लेफ्ट में ज्यादा देर रहेगा तो ज्यादा एक्शन हो सकता है, तो इससे थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। दूसरा चीज है इम्यूनो सप्रेसेंट। अब भाई एंटीबॉडीज घूम रही हैं तो इम्यूनो सप्रेस कर दो तो थोड़ा इफेक्ट होगा, इसीलिए हमेशा स्टीरॉयड दिया जाता है। थाइमस को रिमूव कर सकते हैं, जैसे टी सेल कम बने, है ना। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी जा सकते हैं, बी सेल जो एंटीबॉडी बना रही हैं उन सेल के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी दी जा सकती है, ये एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये हो गया माइस्थेनिया ग्रेविस जो कि पूछा ही जाता है हमेशा। ये हो गया अप्लाइड एस्पेक्ट ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। एक लास्ट क्वेश्चन जो है अप्लाइड में ये बचा है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स, जो कि क्यों यूज करते हैं हम, इसीलिए बेसिकली अप्लाइड है तो मतलब इस कॉन्सेप्ट का को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स यूज होते हैं कुछ सर्जरी में, इंट्यूबेशन में, वेंटिलेशन में और कोई फ्रैक्चर रिडक्शन में। दो टाइप के होते हैं ये, नॉन डीपोलराइजिंग एंड डीपोलराइजिंग, ठीक है। तो नॉन डीपोलराइजिंग क्या है? मतलब वो डीपोलराइज नहीं करेगा, वो बाइंड करेगा रिसेप्टर पे और बाइंड रहेगा, लेकिन डीपोलराइजेशन नहीं होने देगा, ठीक है। तो वो बेसिकली डैमेज कर देता है रिसेप्टर्स को कि भाई अब कोई एसिटाइलकोलिन से बाइंड नहीं कर सकता। इसीलिए अगर एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेज इनहिबिटर देंगे तो कुछ टाइम के लिए एसिटाइलकोलिन क्लेफ्ट में बढ़ जाएगा और डीपोलराइजेशन कुछ बचे हुए चैनल की हो सकती है। लेकिन अगर हम नॉन डीपोलराइजिंग ब्लॉकर को बढ़ा देंगे तो ये फिर से ब्लॉक कर देगा। एग्जाम्पल एट्राक्यूरियम, आपने ओटी में देखा होगा ना, एट्रा का इंजेक्शन होता है जो कि हमारा वेनक्यूरेरे कंपाउंड होते हैं, ठीक है। तो नॉन डीपोलराइजिंग, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करता। डीपोलराइजिंग होते हैं मतलब वो फिक्स होके उसे बाउंड करेंगे और डीपोलराइज ही रखेंगे, रिलैक्स नहीं होने देंगे। इसीलिए उसमें फैसिकुलेशन होता है, फैसिकुलेशन, फ्लैसिड पैरालिसिस, ठीक है। पेशेंट में साफ दिखेगा, इंजेक्शन देते ही फैसिकुलेशन आ जाएंगे। ये होता है हमारा सक्सा में, और क्योंकि सक्सा जो है वो शॉर्ट एक्टिंग एजेंट है, सक्सिनाइलकोलिन शॉर्ट एक्टिंग है, तो ये रैपिड इंट्यूबेशन के लिए मोस्टली आईसीयूज में यूज होता है। तो ये हो गया हमारा न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर्स।